नमस्ते, मैं प्रीति शुक्ला। आज कक्षा 8 की भारत की खोज पुस्तक से उसका तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता लेकर प्रस्तुत हूँ। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी। बाकी वेद जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके विषय में भी, तो और बहुत सारी भी जानकारियाँ हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे, हमें जानने को मिलेंगी। तो भारत के अतीत की भी पहली तस्वीर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है। मतलब सबसे पहले जो है वो भारत के विषय में जो जानकारी, प्राचीन भारत के विषय में अतीत यानी कि जो समय बीत चुका है उसके विषय में जो जानकारी मिलती है, उसकी सबसे पहली तस्वीर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली है। और इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हुए हैं। कह रहे हैं कि इन खुदाइयों से प्राचीन जो इतिहास है उसको जानना आसान हो सका है। मतलब उनके विषय में इजीली, मतलब आसानी से काफ़ी जो जानकारियां हैं वो मिल सकी हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच में जैसा कि काफ़ी दूरी है, दोनों ही काफ़ी एक दूसरे से दूर पे हैं, तो इन स्थानों पर खंडारों की खोज जो थी वो संयोग मात्र थी। ऐसा नहीं कि इस जगह पे है तो उस जगह पे, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी बहुत सारी बीच में दोनों के बीच में दूरियां हैं। और कहते हैं कि इनके बीच में जो है अन्य बहुत से भी नगर भी होंगे, बहुत सारे लोग भी वहाँ पे भी निवास करते होंगे, और जिनकी जो है खोज वो नहीं की जा सकी है। और कहते हैं कि ये सभ्यता जो है वो विशेषता जो उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोज की जाए, मतलब आने वाले समय में और भी चीज़ों को की जानकारी मिले। जैसे जैसे खुदाई होगी तो ऐसे वैसे अन्य चीज़ों की भी जानकारी मिल सकेगी। अब आगे है जो है कि इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात जो जिला लगता है, राज्य है गुजरात, वहाँ काठियावाड़ है। और इसके अलावा जो है पंजाब के अम्बाला जिले में भी मिले हैं। और कहते हैं कि यह सभ्यता जो है वो गंगा घाटी तक फैली, इसलिए यह जो है सिंधु नदी के नाम पर ही इसका इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो वही कह रहे हैं कि इसलिए कि गंगा तक फैली हुई है, इसलिए इसका जो इसकी जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है, मात्र सिंधु घाटी तक ही नहीं रहा, सिंधु नदी तक ही नहीं रहा है। आगे बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रूप हमें मिलता है उससे पता चलता है कि सभ्यता की पूरी तरह विकसित थी। ये सभ्यता जो है पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरी तरह से विकसित थी, यानी कि विकसित हो चुकी थी पूरी तरह से, इसमें कोई कमी नहीं रह गई थी। अब आगे हम जानने को ये करें कि इसमें जो है इसके विकसित होने में काफ़ी सारे वर्ष लगे होंगे, बहुत समय लगा होगा, जिनमें कह रहे हैं कि हज़ारों वर्ष लगे होंगे इसके विकसित होने में। और धार्मिक टकराव होने के बाद भी यह सभ्यता जो है धर्मनिरपेक्ष रही, मतलब सभी धर्मों को मानने वाली, ऐसा नहीं किसी धर्म विशेष को महत्व देने वाली, सारे ही धर्मों को मानने वाली रही होगी। आगे बता रहे हैं कि इस सभ्यता में ने पारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से भी संबंधित जो है वो व्यापार जो है वो स्थापित किए। इन सबसे भी व्यापार की स्थापना की, इन सबसे भी व्यापार जो है ये इस सभ्यता में होते थे। इसके कुछ जो है वो अवशेष मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे यह साबित होता है कि फारस और मेसोपोटामिया, साथ साथ मिस्र से भी इससे इनके जो संबंध थे वो व्यापार के स्थापित थे, व्यापार की जाते थे एक दूसरे के बीच में। अब आगे बताते हैं कि बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थी। मतलब इस सभ्यता में जो था वो काफ़ी व्यापारी वर्ग भी, व्यापार करने वाले वर्ग भी रहते थे, लोग भी रहते थे, और काफ़ी दुकानें भी रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। मतलब तब से जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब से हुई है उसके बाद अब वर्तमान की बात करें तो इस दोनों के बीच में बहुत सारे, असंख्य, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने सारे परिवर्तन हुए हैं। और इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता की एक ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को छद्मसात हजार वर्ष कह रहे हैं कि पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। मतलब बहुत ही पुरानी 6-7 हजार वर्षों की सभ्यता से इसे जोड़े रखता है। अब आगे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान करती है। कैसे लोग रहते होंगे, क्या रीति रिवाज रहे होंगे उस समय के, कैसे लोग वस्त्र पहनते होंगे, इन सारे विषय की जो जानकारी जो है वो हमें इस सभ्यता की मिलती है। वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशव रूप छोड़कर सयानी के रूप में विकसित है। मतलब शैशव का मतलब होता है बहुत ही बाल्यावस्था, यानी कि बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं, और सयाना का मतलब होता है युवा हो जाना। तो वैसे रूप में कह रहे कि भारत अगर देखा जाए पहले से आपकी तुलना की जाए तो लगता था कि जो पहले जो भारत था जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, तो वो छोटा था भारत, बच्चा था, और अब वो जो है वो बड़ा हो चुका है और इसे जीवन के तौर तरीकों का भी ज्ञान हो गया है।
और इसे कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में भी प्रगति कर ली है। कला के जीवन में भी सुख और जो रहन सहन के जीवन में भी काफ़ी जो सुख सुविधाएं हो गई हैं, उन सब में भी वृद्धि कर ली है। और आधुनिक सभ्यता के रूप में अगर कहें तो इसके जो चिन्ह मिले हैं वो स्नानागार मिला है, नालियों का विकास आदि सभी चीज़ें भी जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। और इन चीज़ों के विषय में भी कह रहे हैं कि काफ़ी जो भारत है वो विकास कर चुका है, काफ़ी आगे आ चुका है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। विकास तो कर चुका है भारत इन सब के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं वो लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी से जुड़ी हुई है, उसी से लगी हुई है। अब आगे देखते हैं कि आर्यों का आगमन किस प्रकार से, आर्यों का आना, उसके विषय में देखते हैं कि अब इसमें कहा गया है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, और इसका उत्तर जो है इसके विषय में कोई भी जानकारी आज तक नहीं प्राप्त हुई है। और संभव है कि इसकी जो संस्कृति है इसी देश की संस्कृति रही हो, आर्यों की जो संस्कृति है वो इसी देश की संस्कृति रही हो। और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो है इनकी जड़ें, मतलब आर्यों की जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। और क्यों मिल सकती हैं, इसका कारण है कि जो आर्य हैं और जो दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति है उनमें जो है काफ़ी चीज़ों में समानता दिखाई पड़ी है। इस बात को लेकर के कुछ विद्वानों का ये मत है, कुछ विद्वानों का ये विचार है कि जो है उससे जो है ये दक्षिण भारत से इनकी जड़ें जो है वो मिल सकती है, प्राप्त की जा सकती है। और आगे बताते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से भी हम भारत के जो उन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं, क्योंकि व्यवहार रहन सहन आदि चीज़ों में भी वो भारतीय जैसे ही दिखते थे आर्य, और वो लगते भी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत होने के विषय में जो है लोग जो है कुछ भी जो अगर कहा जाए कोई ठोस सबूत मिला हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका जो है मानना है अपना अपना सबका। तो इसका अंत कहते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है कि हो गया हो, और सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भी इसका जो इसके जो अंत का कारण हो सकती है, कोई बहुत भयानक बाढ़ आई होगी और हो सकता है सब जो बह गए हों सब नष्ट हो गया हो और सारे शहरों को बहा कर ले गई। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ हो और जमीन जो है वो सूख कर रेत बन गई हो, और जिससे कि ये सारे दोनों ही जो गेस किए गए हैं, मतलब कौन से हो सकते हैं कारण, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत अगर कहा जाए तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो के खंडहर भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर या तह जमने से शहर की जो जमीन है वो उठती गई और नगर निवासियों को पुरानी जो है नींवों पर ऊंचे मकान बनाने पड़े होंगे, और इससे धीरे धीरे करके जो है वो दिक्कतें काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हुएंगी और धीरे धीरे इस सभ्यता का जो है वो अंत हो गया है। लेकिन इसके विषय में जो है कोई भी अगर कहा जाए कि सबूत कोई या ठोस सबूत मिला हो तो ऐसा नहीं है, बस अपना अपना गेस करना है, विद्वानों का अपना अपना मत है कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। अब आगे कहते हैं कि हमें यह पता है कि पुराने समय का जो समृद्ध और उपजाऊ सिंध मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया होगा। संभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों से वहाँ के रहने वाले जनजीवन जो है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हों, परंतु इसका प्रभाव इस नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा होगा। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। वह रेत जिसने में से कुछ शहरों को ढक लिया, उसी रेत ने उन्हें सुरक्षित भी रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरू शुरू में खेती पर ध्यान दिया गया। खेती की अगर बात करें तो उस पर ध्यान दिया गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दो सभ्यताएं आई उनकी बात कर रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुहर का ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरह से मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। साथ ही साथ उस सभ्यता का जो है एक स्नानागार जो मिला है उसका देखने को, उसको ये एक तस्वीर आप ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार ये है, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ऐसा माना जाता है, कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग के 1000 वर्ष बाद जो है वो आर्यों का आगमन हुआ होगा, और पश्चिमोत्तर दिशा में कबीले की जातियां आती रहीं और भारत में जज्ब होती गई, मतलब इसी में समाती गई, इसे अपना इसमें जो है वो इसको भारत की रीति रिवाज परंपराएं और सारी जो चीजें उनको आत्मसात करती गई और भारत की होकर रह गई। द्रविड़ जाति की बात करें तो लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। द्रविड़ जाति के लोग कहते हैं, इसी बेस पे कुछ विद्वानों का मानना है कि जो है वो दक्षिण भारत के भी जो आर्य हो सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ जो वो है वो मतलब चीज़ें मिलती जुलती हैं द्रविड़ जाति से। अब बुनियादी भारतीय संस्कृत का विकास अगर कहें तो हुआ उस समय, बाद में युगों में आने वाली जातियों ने अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिल गई, मतलब यहीं पे रह गई, इसी को जो है उन्होंने अपना लिया। अब आगे देखते हैं कि प्राचीनतम अभिलेख जो है धर्म ग्रंथ और पुराण के विषय में किस प्रकार
प्रकार से जो कुछ चीजें हैं इसमें जानकारी हम लोग लेंगे। सिंधु घाटी की खोज से पहले जो है वेद भारतीय संस्कृत के सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ अगर किसे कहे जाते हैं, वेद को। और वैदिक युग में का काल निर्धारण पर विद्वानों में जो है बहुत सारे विद्वान अपना अलग अलग मत दिए हैं। और इसमें जो है कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं कि इसमें भारतीय विद्वान और जो यूरोपीय विद्वान है उनमें जो है काफी बाद में मानते हैं। भारतीय विद्वान जो है पहले मानते हैं तो यूरोपीय विद्वान काफी बाद में मानते हैं। और ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कहते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाओं का जो काल जो है ईसा के पूर्व 1500 ईस्वी ईसा पूर्व 1500 में माना जाता है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत और भी प्राचीन बताया जाने लगा कि मतलब इससे भी पहले 1500 ईसा पूर्व से भी पहले जो ऋग्वेद की जो ऋचाओं को बताया गया कि उससे पहले का है। या मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है कौन, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। कि आर्य, इससे ऐसा भी माना जाता है कि आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द भी हो सकता है। जो ऋचाओं की बात की जा रही है तो ये पहला शब्द हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम कि भारतीय वेदों और ईरान की अवेस्ता, मतलब अवेस्ता क्या है, अवेस्ता है पारसियों की धर्म जो मूल धर्म पुस्तक को कहते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय वेदों में इसका भी जो है अवेस्ता जो है उसकी भी काफी छाप जो है वो दिखाई पड़ती है। इसमें जो देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो कुछ चीजें हैं वो ईरान की जो अवेस्ता मतलब उनके पारसियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी छाप जो है भारतीय वेदों पर भी दिखाई पड़ती है। आर्य अपने साथ इसी कुल के विचार को लेकर के भारत आए थे। और जिससे कह रहे हैं कि भारत में काफी जो है इससे वृद्धि हुई, विकास हुआ। और वेदों और अवेस्ता की भाषा में समानता भी है, मतलब इनकी लैंग्वेजेस जो है वो उसमें भी काफी हद तक समानता दिखाई पड़ती है। अब आगे देखते हैं कि कहते हैं कि असमानता महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अधिक है। जैसे महाकाव्यों में शब्द संस्कृत शब्द की जो होती है कि उसमें एक जैसे ही दिखते हैं, लैंग्वेज जो भाषा है, तो उससे भी ज्यादा जो वेदों और जो ये अवेस्ता है पारसियों की धार्मिक पुस्तक, इसकी जो कहते हैं कि भारतीय वेदों पर इसकी छाप जो अधिक दिखाई पड़ती है। तो उससे कह रहे हैं कि उससे अधिक है इसकी जो समानता है वो। तो वेद जो, अब वेद के विषय में देखते हैं, वेद क्या है। वेद जो है कह रहे हैं कि हिंदुओं द्वारा वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति जो है वो विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना, यानी कि ज्ञान का संग्रह करना। इसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं है कि मतलब मूर्ति की पूजा की जाए या मंदिरों में पूजा की जाए, ऐसा इसमें जो है इसको नहीं माना गया है। और आगे कहते हैं कि आर्यों ने अपने उमंगपूर्ण जीवन में आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। मृत्यु के अस्तित्व में उनका विश्वास स्पष्ट है कि मतलब जैसा कि मानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है फिर उसका जन्म होता है संसार में आवागमन के, तो आर्य लोग जो है इसको कम मानते थे। अब आगे कहते हैं कि ऋग्वेद को पहला वेद माना जाता है, सबसे प्राचीनतम वेद भी ऋग्वेद ही कहा जाता है। जैसा कि हमारे जो इसमें 4 वेद हैं तो इसमें जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम पहला वेद है। इसमें मानव से सबसे आरंभिक उद्गार काव्य प्रवाह रूप में मिलता है, जो मानव के जो प्रारंभ में कहा है वो भी मिलता है इसमें प्रकृति के सौंदर्य एवं रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी उल्लेख मिलता है। और आगे कहते हैं कि यही से भारत की जो है वो तलाश प्रारंभ हुई, शुरू हुई। मानव ने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के टकराव और शक्ति के देवत्व का पर आरोप किया है, पर इस पर सबसे जो सब में जो साहस और आनंद का भाव था। अब आगे कह रहे हैं कि पश्चिमी लेखकों की बात करें तो भारतीयों को परलोक परायण कहा है पश्चिमी लेखकों ने। इस बारे में अगर नेहरू जी का मानना क्या है कि नेहरू जी कहते हैं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक जो सीमा पर परलोक में विश्वास करते हैं। जो निर्धन होते हैं वो हर देश के जो कम निर्धन होते हैं जिनके पास ज्यादा धन नहीं होता ऐसे लोग, और जो है भाग्य के मारे होते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसे लोग जो है एक हद तक जो है वो परलोक में विश्वास करने लगते हैं कि परलोक जो भी होता है वो ईश्वर का। तो ये सब नेहरू जी का मानना है। आगे के देखते हैं कि गुलाम देशों में पर भी यही बात लागू होती है। भारत में भी विचार और कर्म की 2 समांतर धाराएं विकसित हुई होंगी, विकसित हो गई, कहने हैं कि कर्म और विचार की। एक तो कि जैसा हम सोचेंगे जैसा हम करेंगे, कर्म करने के ऊपर की कर्म के ऊपर फल मिलता है, और दूसरा की विचार का, तो ये दोनों ही जो है वो करें कि समांतर जो धाराएं हो विकसित हो गई होंगी। तो समय के अनुसार कभी पहली पर बल देता है तो कभी दूसरी पर। इस पर कहा जा सकता है कि जो वैदिक संस्कृत की मूल पृष्ठभूमि
आलोकवादी या इस विश्व की निरर्थक मानने वाली नहीं है। निरर्थक मतलब इस विश्व को सार्थक मानने वाली है, निरर्थक मानने वाली नहीं है। भारत में जब भी सभ्यता की बहार आई तो लोगों ने प्रकृति में गहरा रस लिया। प्रकृति के भी विषय में भी लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया, और ऐसे में कला, संगीत, साहित्य, नृत्य कला, चित्रकला और रंगमंच आदि का भी सभी का भी विकास हुआ होगा। अब आगे देखते हैं हम कि जो है संस्कृति जो भारतीय पारलौकिक होने के साथ साथ विश्व में को व्यर्थ मानती हो, वह दीर्घकाल और टिकाऊ नहीं हो सकती। जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, ऐसी जो कहते हैं कि ऐसी जो संस्कृति है वो दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं हो सकती, लंबे समय तक नहीं रह सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता, मतलब ये सारी चीजें हुई होंगी कि लोग अपने आप में ये ऊंच है, नीच है, ऊपर जाति का, नीचे जाति का, ये सारी चीजें अपने आप से समाज के लोगों ने बांट लिया होगा इसको अपने विचार और कर्म के आधार पर। आगे देखते हैं, कहते हैं यद्यपि इस प्रथा ने समाज को प्रभावित भी किया है कि ऊंच नीच की प्रथा ने तो समाज को बहुत प्रभावित किया है, पर इस ढांचे में रहकर भी भारत हर क्षेत्र में विकसित के विकास के पथ पर बढ़ता रहा है, आगे की तरफ बढ़ता रहा है। विभिन्न विचारों मतभेदों के बाद भी भारत जो है वो आगे की तरफ ही बढ़ता रहा है। आगे बताते हैं कि 3-4 हजारों वर्ष से भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सिलसिला निरंतर प्रवाहमान रहा है, और यही जो है एक मुख्य विशेषता है निरंतरता भारतीय संस्कृति की। अब आगे उपनिषद के विषय में बताते हैं कि उपनिषद जो है, अब उपनिषदों को क्या माना गया है कि इसका जो प्रारंभ माना गया है कि इसका जो समय ईसा पूर्व 800 में माना गया है इसका लगभग, और हमें भारतीय आर्यों के चिंतन की जानकारी भी जो है ये देते हैं, उपनिषद जो है वो देते हैं। इनमें जांच पड़ताल और चीजों के बारे में सत्य की खोज को प्रोत्साहन मिलता है कि वास्तविकता क्या है उसकी खोज को प्रोत्साहन मिलता है। इनके दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है, मतलब विज्ञान को ये लोग मानते हैं, और इनका जो जोर होता है वो आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा पर होता है। इसमें बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या माना जाता है, उसको झूठ माना जाता है, उसको सच नहीं माना जाता है। उपनिषदों का अगर बात करें तो इनका जो झुकाव है वो उपनिषदों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जो इनका अद्वैतवाद की ओर रहा है, जिसको मानने वाले रहे हैं, और इनके दृष्टिकोण से पता चलता है कि तत्कालीन मतभेदों और वाद विवाद को कम करने के पक्ष में जो है वो थे। इसलिए जो जादू टोने में दिलचस्पी कम हुई और कर्मकांड और पूजा पाठ का महत्व भी कम हुआ, मतलब ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं, इसीलिए इसको अद्वैतवाद कहा गया है। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है, इसमें प्रार्थना के माध्यम से प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है, असत से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलने की बात कही गई है। ये सारी चीजें जो है उपनिषदों में कही गई हैं। तो यहाँ बेचैन मन बार बार किसी प्रश्न का उत्तर खोजता रहता है, मतलब हमेशा जो एक उत्कंठा सी, एक इच्छा सी बनी रहती है कुछ नवीन जानने की, और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को प्रेरित करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है चरैवेति चरैवेति, यानी कि हे यात्री इसलिए चलते रहो और चलते रहो, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो, रुको नहीं। अब आगे जो पॉइंट्स है वो है पॉइंट आगे व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ तथा हानियां। व्यक्तिवादी जो दर्शन है उनके क्या लाभ है और क्या हानियां है, तो उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रगति करने के लिए शरीर का स्वस्थ तथा मन का स्वच्छ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, और ये सत्य भी है कि अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, मन से स्वच्छ नहीं होंगे तो कोई प्रगति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा दोनों का जो है अनुशासित रहना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दोनों का, मन का और शरीर का। किसी प्रकार की उपलब्धि तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, आत्मपीड़न और त्याग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यह विचार भारतीय चिंतन में निहित है। गांधी जी ने भी जो है कहते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चलाए थे, उनके पीछे भी यही मनोवृत्ति थी, कहीं ना कहीं यही इच्छा थी उनके पीछे भी, और ये इच्छा रही होगी कि जो भारत देश में जो ऊंच नीच की भावना है वो ना हो, लोग आत्मसंयम, त्याग तथा सहयोग की भावना से जो है वो परिपूर्ण हो, ऐसी भावना लोगों के अंदर जो है वो पले बढ़े। भारतीय आर्यों का विश्वास तो है व्यक्तिवाद में था, वे ऐसे जीवन शैली को अपनाते थे जो समाज को विखंडित करने वाली, परिवर्तन के लिए उन्हें बचाए रखती है, मतलब समाज को खंड खंड ना करे, उन्हें अलग ना करे, ऐसा जो है विश्वास था। वे अपनी पसंद की जिंदगी जीते थे। आर्यों का यह व्यक्तिवाद समाज भविष्य में समाज के लिए बहुत अच्छा ना रहा। लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों में कम होती गई, मतलब क्योंकि लोग खुद में से व्यक्तिवाद का मतलब वो अपने आप में,
तो इसलिए लोग जो है धीरे-धीरे करके उनकी जो रुचि थी, उनका जो लगाव था, उनका जो इंटरेस्ट था, वो सामाजिक कार्यों में धीरे-धीरे करके कम होती गई और वो लोग जो थे वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने लगे। मतलब लोगों से उनका धीरे-धीरे कहें तो लगाव कम होता गया, लोगों से वो दूर होते गए। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व में उदासीनता आती गई और वे समाज के साथ एकात्मक न रह सके। इस व्यक्तिवादी अलगाववाद के कारण ऊंच-नीच पर आधारित जातिवाद का भी उदय हुआ कि वही ऊंच-नीच समाज में किसी न किसी तरह से जो है वो खंड इसमें जो है अंतर आया, लोगों में मतभेद आया। इस कारण जनता का बौद्धिक क्षमता भी जो है वो कमजोर होती गई और इसलिए जो है ज्ञान का भी जो कहीं ना कहीं रचनात्मक जो शक्ति है व्यक्ति के अंदर जो होती है उसका भी उसमें भी कमी आई। और इतिहास में यह भी बहुत बड़ी कमजोरी थी कि धीरे धीरे करके इसलिए जो लोग अपने आप में व्यस्त होने लगे, एक दूसरे से जुड़ दौड़ होने लगे, लोगों में सहयोग की भावना की कमी होती गई और इससे भी जो है ये कहीं ना कहीं एक बिंदु रहा है कि इतिहास में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसके इस पॉइंट्स को भी यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, बताया गया है। अब भौतिकवाद की बात करते हैं तो भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचनाओं उपनिषदों के ठीक बाद हुई, पर दुर्भाग्य की यूनान, भारत और दूसरे भागों में जो है विश्व की प्राचीन और साहित्य का बड़ा हिस्सा खो गया। आरंभ की बात करें तो इनको ताड़पत्रों पर लिखा गया, कागज पर लिखने का जो प्रचलन था वो काफी बाद में हुआ, पहले पत्तों पर ही लिखा जाता था। बहुत सी ऐसी प्राचीनतम पुस्तकें हैं जिनका चीनी तथा तिब्बती भाषा में अनुवाद भी मिल गया है पर वे भारत में नहीं मिली है। मतलब प्राचीन समय में पुस्तकें लिखी गई हैं जिनका जो अनुवाद वाली पुस्तकें तो मिल गई हैं लेकिन भारत में वो नहीं मिल पाई हैं। इन खोई पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य है और इसके साथ साथ कहते हैं कि भारत में जो है भौतिकवादी जो दर्शन का प्रचलन रहा और इससे जनता जो है उससे जो ज्यादा प्रभावित रही है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा जो अर्थशास्त्र का उल्लेख जो है भारत के प्रमुख दार्शनिक धातु के रूप में मिलता है। और इसके बाद में भारत की भौतिकतावाद के बात करें तो उसमें बहुत से साहित्य को जो पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी रूप में विश्वासों को लोगों को नष्ट भी कर दिया है। इसमें कह रहे हैं कि भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्रह्मवादिता आदि चीजों पर भी जो उनका जो ध्यान रहा वो कम रहा। उन्होंने विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया और पहले से मान ली कि बातों में जो अतीत के प्रमाणों पर निर्भर न रहने को कहा गया। मतलब जो चीजें पुरानी है उस पे नहीं, बस आगे की तरफ ध्यान दो और स्वतंत्रता पर जो विश्वास की स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक भौतिकता दृष्टिकोण जैसा ही था। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे कि जब प्राचीन है उसके विषय में बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना, क्या कैसे है उन सब चीजों को जो है भुला देना, उनको पीछे छोड़ देना। जो उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे उन्हीं पर वो जो है विश्वास करते थे और काल्पनिक देवताओं के अस्तित्व को भी वो नकारते थे, उन्हें भी वो नहीं मानते थे। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, मिथक यानी कि लोकरूढ़ी या मान्यता, जो चीजें मान लेते हैं लोग उसको कहते हैं। अब प्राचीन भारत की में कहते हैं कि इसके दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। आगे कहते हैं कि इनमें आर्यों के लिए आरंभिक समय का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों का भारतीय जीवन पर अत्यंत घनिष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतीयों के जीवन पर इनका जो ग्रंथ है ये दोनों ही उनका बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं, इन्हें अपनाया जाता है, बहुत ही पसंद करते हैं लोग। और इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर के शिक्षित देहाती तथा साधारण अनपढ़ तथा अशिक्षित देहाती के तक के लिए एक साथ सामग्री उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे सिर्फ उन्हीं के विषय में इसमें बात की गई है या वही इन चीजों को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी इसको समझ सकता है। आगे बोलते हैं कि इसमें जो है जो रहस्य है उनके समझ में जो नहीं आता उसके विषय में समाज के जो उच्च नीच वर्ग के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं और मतभेदों को कैसे आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं खुद ही, उसमें बहुत ज़्यादा फूट नहीं होता, आपसी मतभेद नहीं होते। इन चीज़ों के विषय में भी इन ग्रंथों में बताया गया है। और भारतीय पुराकथाओं की बात करें तो इसका जो है इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जो विभिन्न रूपों में आकारों में भारतीय साहित्य से प्रकट होता है। इसे कवियों तथा साहित्यकारों की रचना में भी देखा जा सकता है। ऐसी कहानियां भी है इसमें जो है कि जो कि काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना करके उनको बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लोगों के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है।
यूनानियों तथा अन्य देशवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे, इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए तिथियों का निर्धारण करना कठिन हो गया और इससे घटनाएं जो इतिहास की भूल-भुलैया में ही खोकर रह गई। आगे कुछ रचनाएं बता रहे हैं कि कल्हड़ जो लिखित राजतरंगिणी है, और इसमें जो क्या बताया गया कि कश्मीर का इतिहास में कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखा है, इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरणों की भी जानकारी मिलती है कि कौन आया था, कैसे आया था, उन विषय में भी जानकारी मिलती है। और आगे बताते हैं, हम देखेंगे कि जो महाभारत जो कि एक हमारा जो प्राचीन धर्म ग्रंथ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। महाभारत की बात करें तो रामायण को तो महाकाव्य के रूप में एक महारचना माना ही जाता है, परंतु महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में महाभारत को गिना जाता है। और महाभारत कहते हैं इसमें परंपरा, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश रहा है। कौन? महाभारत रहा है विश्वकोश। और इस समय तक शायद भारत में विदेशियों का आगमन शुरू हो चुका था। उनकी परंपराएं तथा अनेक रिवाज जो थे वहाँ यहाँ बसियारों की परंपराओं से जो है मेल नहीं खा रहे हैं। इससे रहते इसी नई स्थिति में धार्मिक जो वैदिक धर्म में संशोधन किया गया। उसके बाद में आगे इनके बीच में एक उदार धर्म का उदय भी हुआ और इसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत से हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। और इसका पहले जो नाम था वो आर्यावर्त नाम था। यह नाम मध्य भारत में विश्व पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। महाभारत में एक भारत का जो हिंदुस्तान का पहले नाम था वो आर्यावर्त था। और एक विराट गृह का वर्णन है। इसमें अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई है। उस समय अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में जो क्या चीजें थी, कैसी थी, इसी कारण यहाँ के शासक की पत्नी गांधारी कहलाई, या गांधार के निकट हस्तिनापुर, जहाँ पे जो कौरव थे राज्य करते थे, और इंद्रप्रस्थ में पांडवों को मिला था वो शहर थे, और वही जो कहते हैं उस समय जो भारत की राजधानी थे। और बाद में अब जो इस समय वर्तमान में देखें तो दिल्ली नाम से जो है वो भारत की राजधानी है। महाभारत में कृष्ण संबंधी पूरा वर्णन भी मिलता है। इसमें भगवत गीता भी है। भगवत गीता जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कृष्ण ने उपदेश दिया था, उसी को वही एक पूरा भगवत गीता वो एक ग्रंथ है पूरा। तो वो भी जो है ये महाभारत का ही एक अंग है। इस महाकाव्य में तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन संबंधी पूरी जानकारी इसमें मिलती है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कहते हैं कि जो इस पुस्तक में जो अहिंसा की एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है। इसमें हिंसा को बुरा तो माना गया है, पर किसी लोक मंगल या नेक उद्देश्य हेतु युद्ध किया जाए तो हिंसा को बुरा नहीं माना गया। किसने? भगवत गीता में। जैसा कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, उसमें बताया था कि किसी भी नेक कार्य के लिए कुछ भी, तो अगर उसमें नेक कार्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए अगर युद्ध भी किया जाए तो उस युद्ध को बुरा नहीं माना जाता। इस महाकाव्य में कहते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जो है वहाँ युद्ध का वर्णन है। किसमें? महाभारत में। और इसके अलावा महाभारत में अनेक अनमोल चीजों का भी समृद्ध जो है वो भंडार है। अब आगे हम देखते हैं कि भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, जैसा हमने आपको बताया। और इसमें जो है क्या कहते हैं कि इसकी रचना जो है बौद्ध काल से पहले हुई है। इसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। इसमें 700 श्लोक हैं। और संकट के समय दुविधाग्रस्त मनुष्य को इससे प्रकाश तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब गीता की असंख्य व्याख्याएं जो हैं वो की गई हैं, अब जो कि अब भी लगातार ही की जा रही हैं। और आधुनिक जो विचारक रहे हैं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। उन चीजों को ही जो अगर देखें तो मूल मान करके आगे जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। अब आगे देखेंगे हम कि जो इसमें इसमें बात कर रहे हैं कि जो भगवत गीता की कथा का आरंभ कैसे होता है। कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो अर्जुन और कृष्ण के मध्य जो संवाद होता है, उसी में पूरा ही वर्णन भगवत गीता में किया गया है। किस प्रकार से जो अर्जुन थे वो अपने सामने कौरवों की सेना में अपने परिजनों को देख करके, अपने संबंधियों को देख करके जो अर्जुन थे वो बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो फिर बाद में वह युद्ध में आगे होने वाले हानि, लाभ, पाप पुण्य का जो आकलन करने लगते हैं, उससे सोच में पड़ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है वो उन्हें कर्तव्य और नैतिकता बीच में जो कि उसके बाद में उनके कर्तव्य और उनकी नैतिकता सब के आधार पर कार्य करने की जो सलाह देते हैं कृष्ण भगवान। इससे अर्जुन की जो दुविधा थी वो दूर हो गई और बाद में जो है वो युद्ध हुआ।
और वो अपने कर्म करने के लिए तत्पर हो गए। अब देखते हैं आगे कि इसमें जो 3 मार्गों पर जो है विशेष बल दिया गया, उल्लेख किया गया, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यानी कि आप नॉलेज प्राप्त करो, कर्म करो और ईश्वर की भक्ति करो। इसमें भक्ति के मार्ग पर भी बल दिया गया है। गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अकर्मण्यता यानी कि कार्य ना करना, उसकी निंदा की गई है। कर्म और जीवन को के समय के उच्चतम आदर्शों को अनुरूप होना चाहिए, यानी कि हमेशा जो है कर्म वो व्यक्ति को करते रहना चाहिए। गीता का संदेश किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, सर्व सबके लिए है। इसकी दृष्टि जो है वो सार्वभौमिक है, मतलब सभी के लिए है। इसकी जो दृष्टि है ये सार्वभौमिक है, यानी कि सभी के लिए है। इसकी रचना में के 2500 वर्षों के बाद भी भारतवासी अनेक परिवर्तन, विकास तथा ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, पर गीता में उन्हें हर बार ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते हुए विचारों से जो मेल खाती है। अब आगे हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, इसकी बात करते हैं कि प्राचीन पुराने समय में भारत में किस प्रकार से जीवन और कर्म को क्या महत्व दिया गया। तो जातक कथाओं में हमें बौद्ध के समय से पूर्व का वृत्तांत मिलता है। बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के समय से उसके पहले का वृत्तांत हमें उनसे पहले की जानकारी प्राप्त होती है। और उस समय की बात करते हैं कि जो प्रधान जाति हैं, जो द्रविड़ और आर्य को मिलन हो रहा था, ऐसा कहा जाता है कि जातक, पुरोहित तथा ब्राह्मण जो है वो परंपरा तथा क्षत्रिय परंपरा के विरोध से लोक परंपरा की प्रतिनिधित्व करते थे। अब आगे की बात करें तो इस समय तक भारत उन्नति की ओर कदम बढ़ा चुका था, आगे बढ़ रहा था। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी। उपज के छठे भाग तक लिया जाने वाला कर इसकी आमदनी का मुख्य साधन था, यानी कि जितना किसानों के पास जितनी उपज होती थी उसका छठा भाग जो है वो कर के रूप में दिया जाता था, किसान देते थे। और सभ्यता कृषि पर केंद्रित थी, यानी कि कृषि प्रधान था। उस समय की जो सभ्यता थी वो गांव 10-10 था और 100-100 के समूह में बटे होते थे। 10-10 गांव या 100-100 गांव ऐसे करके उसके ऊपर नीचे से केंद्र बनाए जाते थे, इसमें बटे होते थे, जिससे वो उसकी निगरानी करते थे। आगे कई लोहारों का तथा कई कुम्हारों का, अन्य देश पेशा करने वालों का गांव हुआ करता था। इसके गांव के आसपास और कई सामान की खपत हो जाती थी तथा अपनी आवश्यकताएं भी लोग जो है वो पूरी कर लेते थे। ये सारी जो जातक कथाओं में व्यापारियों की समुद्री यात्रा का भी वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में व्यापारियों की समुद्री यात्राओं का भी वर्णन मिलता है। नदियों के रास्ते में यातायात और होता था। व्यापारियों के बड़े बेड़े जो है वो बनारस, पटना, चंपा तथा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे। वहां से श्रीलंका तथा मलय टापू तक जो है इनका व्यापार होता रहता था। इन सब के विषय में भी जो बताया गया। भारत में लेखन कला काफी पुरानी है। कह रहे हैं कि पाषाण युग से मिट्टी के बर्तनों तथा ब्राह्मणी लिपि के अक्षर मिले हैं और मोहनजोदड़ो से बने शिलालेखों को नहीं पढ़ा जा सका है। इसमें कैसे लिखा गया उसको पढ़ने नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन कुछ ना कुछ में लिखा गया। भारत में मिले ब्राह्मणी लेख से ही देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मणी लेख जो है उसी से, जो जैसा कि हमारी हिंदी जो है उसके जो लिपि है वो देवनागरी है, तो उसी कहते हैं कि और अन्य जो लिपियां हैं उनका भी विकास हुआ। छठी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण संस्कृत व्याकरण की रचना की पाणिनि ने। और इसमें जो कहते हैं कि इसमें यूनानी लिपि के उल्लेख जो है वो उनका भी संकेत मिलता है। अब भारत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर रहा था। धन्वंतरि को भारत के औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। ईस्वी सन में आरंभ में औषधि द्वारा चरक द्वारा शल्य चिकित्सा की सुश्रुत द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार के राज्य वैद्य थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारे जो लोगों के बहुत सारे रोगों के इलाज का भी वर्णन उनकी रचनाओं में किया गया है। और इसमें जो है कैसा शल्य प्रशिक्षण के दौरान जो मुर्दों को चीर फाड़ कराई जाती थी, सुश्रुत किन्ने अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना आदि का वर्णन भी किया है इस चीजों में। महाकाव्यों के युगों में वनों से स्थित महाविद्यालयों का भी वर्णन किया। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था और शिक्षा में तरह तरह विषय भी शामिल होते थे। सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसमें शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर विद्यार्थियों को जो है वो ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना जो है उसके विषय में भी जानकारी प्रदान की जाती थी। बनारस जो था, अगर वो माने तो जैसा कि बनारस जो प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय और विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र तथा अन्य कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सुदूर अतीत से भारतीयों के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है, परंतु जानकारियों के आधार पर अगर हम कहें तो वे खुले दिल से आत्मविश्वासी तथा अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले, रहस्य के प्रति जिज्ञासु तथा जीवन काल में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। थैंक यू।